गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिलेगा कि जो नई लोकसभा है उसके स्पीकर साहब चुनकर आ चुके हैं। एंड वो हैं ओम बिरला जी, जो कि पिछली लोकसभा के भी स्पीकर थे। प्लस एट द सेम टाइम जो राहुल गांधी जी हैं उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया गया है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस भी करेंगे। पर एक जो चीज आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगी ना, कि यहाँ पर जो स्पीकर का यहाँ पे जो चुनाव हुआ, वहां पर डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस वोट। यानी कि ऐसा बोला जाता है कि जो लोग स्पीकर को मानना चाहते हैं, इनको वो बोले आयस एंड नोस, इस तरह से होता है ना कि यस और नो। तो जिसकी ज्यादा आवाज ज्यादा होती है उसको अकॉर्डिंगली चुन लिया जाता है। तो कल इनका इलेक्शंस था, तो वॉइस वोट के माध्यम से ही इनको चुन लिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि ऑपोजिशन ने या किसी भी मेंबर ने ये नहीं बोला कि हमें ना इसकी काउंटिंग चाहिए, क्योंकि आप नोटिस करो वॉइस वोट के अंदर कई बार कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आवाज के बेसिस के ऊपर आपने डिसाइड कर लिया। तो उस केस में काउंटिंग के लिए भी कोई पर्सन बोल सकता है, पर कल किसी भी पर्सन ने काउंटिंग के लिए नहीं बोला। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सब अग्री कर गए कि हाँ जी, ओम बिरला जी ही हमारे नए स्पीकर होंगे। हालांकि ये जो दोस्ती थी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि जब ओम बिरला जी ने कल इमरजेंसी के बारे में एक रेजोल्यूशन पढ़ा, उस समय के ऊपर जो ऑपोजिशन थी उनमें से ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने काफी इसके रिगार्डिंग विरोध जताया। एंड काफी फिर इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आपस में खींचातानी भी हुई। तो ये कुछ बातें थी कल की जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 27 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा ही डिस्कस करेंगे। जैसा मैं आपको कह रहा था कि राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा चुन लिया गया है। अब होता क्या है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना कौन होते हैं? देखो, लोकसभा के कोई मेंबर होंगे, जैसे कि राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुन के आए हुए हैं, तो उसी के लोकसभा के कोई इलेक्टेड मेंबर होते हैं। साथ ही साथ जो कि ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी जो आज के समय आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस देखने को मिलती है, उसी को यहाँ पे हेड करते हैं। साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी पार्टी को लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर अगर आप देखें, तो कम से कम उसके 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा होने ही चाहिए। जैसे मान लो जितने भी आपके सीट्स है ना, लेट्स से 543 हैं, तो इसका 10% जो होगा, यानी कि ग्रेटर देन 54 सीट्स तो होनी ही चाहिए, ताकि उसको हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जा पाए। ठीक है, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो रोल है ना, ये कहीं भी संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर कहां मेंशन है? इट इज मेंशन अंडर सैलोप। सैलोप क्या है? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्ट के अंदर इस बात को डिफाइन किया गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या है, संविधान के अंदर ये बात डिफाइंड नहीं है। साथ में अगर हम बात करें कैसे इसको इलेक्ट किया जाता है, देखो ये पार्टी का इंटरनल मुद्दा है। जैसे कांग्रेस का खुद का मुद्दा था कि कैसे को किसको हम इलेक्ट करेंगे, कौन सा पर्सन होगा, तो उन्होंने जो भी आपस में बातचीत करनी थी उस हिसाब से वो कर लिया, तो इसके अंदर हमें नहीं जाना है। एट द सेम टाइम एक बार ये डिसाइड हो जाता है, फिर वो प्रपोजल जो होता है वो स्पीकर के सामने रखा जाता है, वो नोटिफिकेशन। एंड फिर स्पीकर इनको कहीं ना कहीं फॉर्मली एक्नॉलेज कर देते हैं कि हाँ, लोकसभा के यही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। इसी तरह से अगर राज्यसभा का केस होता है, तो वहां पर आपके जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं देश के, वो यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं। फिर अकॉर्डिंगली क्या होता है, जैसे उनको अपॉइंट किया जाता है तो इस अपॉइंटमेंट को पब्लिक कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात आप ये नोटिस कीजिए कि एक्चुअल में एक्ट तो ये आया 1977 के अंदर, जो मैं बात कर रहा था सलोप एक्ट की, पर 1969 तक ना कोई भी फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं था। 1969 के बाद ही इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट हुआ। एंड उसके 8 साल बाद यानी कि 1977 के अंदर इसको एक्ट के माध्यम से ऑफिशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिलता है। इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इनकी जो सैलरी है, इनके अलाउंसेस हैं, वो सारे इसी एक्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन है। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं इनकी। पहली चीज तो यही है कि जो मेंबर होंगे उनको लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। प्लस एट द सेम टाइम जो भी ऑपोजिशन पार्टी की सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसी को वो बिलोंग करेंगे। एंड साथ साथ उनको स्पीकर के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब जिम्मेदारियां क्या होंगी अब जब राहुल गांधी जी बन गए हैं लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा? तो देखिए इनके ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड कुछ एक रूल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर होंगे, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की तरह सर्व करेंगे। उसके अलावा आपकी जो
पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है और डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर होंगे। साथ में ही बहुत सारे ऐसे बॉडीज रहती हैं जहां पर ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन वन ऑफ द मेंबर्स होते हैं जो कि चूज करने में मदद करते हैं, जैसे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीआई, एनएचआरसी, लोकपाल। इन सब के सिलेक्शन के अंदर वन ऑफ द मेंबर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। बाकी क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो डेफिनेटली जो ऑपोजिशन है उसकी वॉइस की तरह ये काम करेंगे। इनको कई बार शेडो प्राइम मिनिस्टर विद द शेडो कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है एज पर बुकलेट ऑन इंडियन पार्लियामेंट। प्लस एट द सेम टाइम सरकार की जो भी पॉलिसीज होंगी, सरकार को कटघरे में खड़ा करना होगा तो वो काम इनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग अगर लगेगा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज इनके द्वारा दिए जा सकते हैं एंड सरकार को ना अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी एंड गुड गवर्नेंस इससे बढ़ती है। ये अपने आप में काफी अच्छी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा को काफी डिटेल में डिस्कस किया। इवन आई थिंक 2019 में यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था, जहां पर ना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा के लिए कितने वोट्स चाहिए होंगे। तो वहां पर उन्होंने बात करी थी 75 सीट्स की। तो वो स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बात ना परसेंटेज टर्म्स में है कि 10% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा होनी चाहिए, तब जाके उसकी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को एलओपी इन लोकसभा अनाउंस किया जा सकता है। राइट दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी का सबसे बड़ा फेस्टिवल था प्रतिज्ञा दिवस, आप सबने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप सबके लिए बहुत सारे हमारी टीम की तरफ से बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो संकल्प, प्रहार एंड जो टाइटन बैच है इंग्लिश के लिए, उनके लिए सारे आप ऑफर्स यहाँ पे देख सकते हो। संकल्प और प्रहार आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ टाइटन बैच की, ये आपका इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं जो बच्चे हमारे साथ 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी टीम की तरफ से प्रारंभ बैच ऑफर किया जा रहा है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स के ऊपर। इन सबके जो लिंक्स हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाइए इन डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक्स दिए हैं उन पे क्लिक करके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा ई साक्ष्य ऐप के बारे में। देखो, साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, राइट। अब आप जानते हो सरकार के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लेकर आए गए, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो आपके और आईपीसी सीआरपीसी हो उनके अंदर, ठीक है, उनकी जगह नए 3 क्रिमिनल लॉज लेकर आए जा रहे हैं। अब उनको इंप्लीमेंट करने से जस्ट पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना टेस्ट कर रहा है ई साक्ष्य को। क्या है सर ये ई साक्ष्य? दोस्तों, ई साक्ष्य एक तरह की आपकी एक मोबाइल ऐप है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या कभी आपने एक बहुत ही फेमस केस था आरुषि हेमराज वाला केस, क्या कभी वो सुना है? आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा एंड आप लोग जानते होंगे कि एक ऐसा केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, हालांकि उस केस को 16 साल के आसपास हो चुके हैं। क्या कारण रहा उसके ना सॉल्व होने का? वन ऑफ द रीजंस ऐसा बताया गया कि यार जो ना उस समय एविडेंस कलेक्ट करना था वो ढंग से एविडेंस कलेक्ट नहीं हुआ और सारा एविडेंस मतलब छेड़खान हो गई, ऑल दोस थिंग्स, राइट। अगर हम अपने जो क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं उनको ही ढंग से मैनेज नहीं करेंगे, कुछ सर्च करना होता है, कुछ सीज करना होता है, अगर वही ढंग से नहीं होगा तो आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे अच्छा होगा? द आंसर इज नो, नहीं हो पाएगा। पर अब जब हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है तो हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्यों नहीं ये चीजें कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ई साक्ष्य ऐप है ना, वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को इसी के अंदर मदद करेगी। कैसे? अरे क्राइम सीन होगा तो उसको वो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे इस ऐप के माध्यम से। फोरेंसिक एग्जामिनेशन करना होगा तो वो भी इस ऐप के माध्यम से हो पाएगा। तो यानी कि ना एविडेंस कलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है, मतलब उसकी क्वालिटी को हम यहाँ पे इनहेंस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ऑफिसर्स पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे डालेगा तो वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, समझ रहे हो? तो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से डिलीट होगी वहां से डिलीट होगी, नहीं, वो क्लाउड पे पड़ी रहेगी। एट द सेम टाइम जो भी ऑफिशियल यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको केस खत्म होने के बाद, यहाँ पे सारा प्रोसीजर खत्म होने के बाद अपनी एक खुद की सेल्फी भी लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो? प्लस एट द सेम टाइम जो हर रिकॉर्डिंग हो सकती है वो 4 मिनट लंबी हो सकती है। मल्टीपल फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास ऑडियो विजुअल वाली चीजें होंगी, तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। प्लस एट द सेम टाइम हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जिन भी केसेस में जो सजा होती है वो 7 साल या 7 साल से ज्यादा होती है, उस केस में फोरेंसिक एग्जामिनेशन पक्का ही पक्का हो। तो ये सारी चीजों के अंदर ना टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है हमारी इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने के लिए। एंड हम अपनी कन्विक्शन रेट्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है
ई साक्ष्य ऐप। अब इस ऐप को जो बनाया गया है वो एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। एंड जितने भी आपके पुलिस स्टेशन होंगे वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टिगेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग ई साक्ष्य ऐप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुचेता कृपलानी जी के बारे में। देखो परसों जून 25 थी एंड जून 25 को सुचेता कृपलानी जी की बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है। देखो अपने आप में ना यूपीएससी ऐसे सवाल अक्सर पूछ लेता है कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो उसका आंसर रहेगा आपका सुचेता कृपलानी जी। थोड़ा सा इनके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ 1908 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर की तरह इन्होंने यहाँ पे वर्क किया। इनके अगर रोल की हम बात करें ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट होती है उसके अंदर, फिर 1944 के अंदर ब्रिटिशर्स इनको अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो वुमेन विंग थी उसको फाउंड करने वाले सुचेता कृपलानी जी ही थी। बाकी महात्मा गांधी जी के साथ ही काफी उनसे इंस्पायर हुई एंड उनके साथ काफी मिलकर काम किया गया जब पार्टीशन वाली चीजें चल रही थी। देखो पार्टीशन के समय आप जानते हो काफी दंगे वगैरह भी हुए, तो कोलकाता के अंदर जब आपके गांधी जी थे तो उनके साथ काफी ज्यादा काम सुचेता कृपलानी जी ने किया। एट द सेम टाइम बहुत सारे रिफ्यूजीज थे 1946 के समय के ऊपर, तो बांग्लादेश के जो नौखली है वहां पर रिफ्यूजीज को सेटल करने के अंदर, उनके प्रोसेस को रिहेबिलिटेट करने के अंदर सुचेता कृपलानी जी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके साथ ही ना जब 1946 के अंदर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है तो उस समय देखो डेफिनेटली सबका रोल रहा, पर महिलाएं बहुत कम थी। पहली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसके वन ऑफ द मेंबर्स कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। एंड जैसा मैंने आपको बताया 1963 के अंदर जब देश आजाद था उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो यूपी की चौथी चीफ मिनिस्टर बनने वाली कौन थी? वो सुचेता कृपलानी जी थी। एंड इंडिया की पहली वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन वाज सुचेता कृपलानी। तो अपने आप में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक अपने आप में बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, पूरी पढ़ाई देश की भलाई। देखो दरअसल में ना ये चीज आप अपने मेंस के आंसर्स में भी नोट कर सकते हो। जैसे मेंस में आपका एक टॉपिक आता है एनजीओ के रिगार्डिंग, तो इंडिया की एक बहुत ही फेमस एनजीओ है जिसका नाम क्या है? स्क्राई। क्राई करके आप जानते होंगे, क्राई की फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। अब ये जो एनजीओ है इसको 1979 के अंदर फॉर्म किया गया था बाय रिपन कपूर। बेसिकली ना वो एयर इंडिया पर्सर थे। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना हो, मर्चेंट शिप्स के ऊपर भी हो सकता है ये चीजें, या बाकी चीजों के ऊपर भी, कई बार कार्गो को मैनेज करना हो गया, पैसेंजर्स को मैनेज करना हो गया, या फिर उनके फाइनेंसिस का मैनेज करना हो गया, किसी के पैसे वैसे देखना हो गया, ऑल दोस थिंग्स आर मैनेज्ड बाय इनके द्वारा। तो इनके द्वारा इस पर्टिकुलर एनजीओ को स्टार्ट किया गया था। कोशिश यही होती है इसकी कि चिल्ड्रन राइट्स को यहाँ पे एडवोकेट कर पाए, उनके लिए काम कर पाए एंड इस तरह से 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया है चाइल्ड राइट्स एंड यू के द्वारा सॉरी। अब ये जो एनजीओ है ना इसी के द्वारा पूरी पढ़ाई देश की भलाई कैंपेन को लॉन्च किया गया है ताकि गर्ल्स स्कूल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा पाए एंड इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करी जा पाए। बस बेसिक इतना सा आइडिया लेना था आपको पूरी पढ़ाई देश की भलाई के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईडेक्स के रिगार्डिंग। आईडेक्स क्या है? आईडेक्स स्टैंड्स फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। अभी क्या हुआ है, एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है पिक्सल, उन्होंने ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। थोड़ा सा समझते हैं। दरअसल में क्या है ना, जब मैं बहुत बात करता हूँ आईडेक्स की, आईडेक्स स्टैंड्स फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। 2018 के अंदर आईडेक्स एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये जो लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? लॉन्च इसलिए किया गया ताकि हम अपने जो डिफेंस है, अपना एरोस्पेस सेक्टर है, उसके अंदर हम अपनी आत्मनिर्भरता इंप्रूव कर पाए, कुछ नए नए इनोवेशन इसके अंदर आते रहें। अब इसी आईडेक्स के माध्यम से हमारी जो एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर हम यहाँ पे एंगेज करते हैं, उनके साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर पाए एंड डिफेंस के अंदर कुछ नई नई चीजें हम यहाँ पे लेकर आते रहें। अब आप इस चीज को ध्यान से समझना, दरअसल में ना हमारे पास ना डीआईओ है। डीआईओ क्या है? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। दरअसल में हमारी जो पीएसयूज है ना, डिफेंस पीएसयू, चाहे आप उसमें बात कर लो एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, और साथ साथ बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा यहाँ पर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब ये जो इनो आईडेक्स की बात कर रहा था, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, ये इसी डीआईओ के द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाता है। बेसिकली डीआईओ की ना जो आपकी एग्जेक्टिव आर्म है वही आपकी क्या है? आईडेक्स है। तो पूरी तरह से जो फंडिंग है, जो मैनेजमेंट है, वो आपका डीआईओ को ही देखने को मिल जाएगा। कोशिश यही रहती है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमईज हैं,
उनके साथ यहाँ पे काम किया जा पाए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करी जा पाए, एंड इवन इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है इसी के द्वारा ही। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आईडेक्स के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के बारे में। पहले मैं आपको ना एक बार एनिमी एजेंट्स का अर्थ बता देता हूँ, फिर इस मुद्दे पे आ जाएंगे। पहली बात तो आप देखो एनिमी क्या होता है। एनिमी तो कुछ ऐसा इंसान ही होता है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ काम करता है, ये तो चीज आपको पता ही होगी। पर जब मैं बात करता हूँ एनिमी एजेंट की, एजेंट क्या होता है? किसी की मदद करने वाला। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं एनिमी की मदद कर रहा है, उसको बोल देंगे हम एनिमी एजेंट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो यार, स्पेशली यहाँ पे बात हो रही ना जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में देखो, आप एक तो जानते हो कि दूसरे देशों से लोग कई बार आ जाते हैं, जबरदस्ती घुसपैठ कर लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स। एंड पता क्या होता है, दिक्कत वहां पे आ जाती है जब ना कोई ऐसा इंसान जो है इंडिया का ही, जो है लोकली, पर कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद करता है। इन लोगों की मतलब जो एनिमीज होते हैं, उनकी कई बार मदद करने लग जाता है। अब आप पूछेंगे किस तरह की मदद? देखो, किसी भी तरह की, एनिमी को असिस्ट करना, इंडियन मिलिट्री के काम को रोकना, एयर ऑपरेशंस को रोकना, राइट, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करना जिससे ना कोई सामने वाला बंदा जो एनिमी है हमारा, वो यहाँ पे अटैक कर पाए, ऑल दोस थिंग्स। अगर कोई भी बंदा इस तरह से मदद कर रहा है, उनको ग्राउंड के ऊपर हेल्प कर रहा है, फंडिंग रेस करने के अंदर मदद कर रहा है, या फिर लोगों को रिक्रूट करने के अंदर मदद कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया सर एनिमी एजेंट। अब एनिमी एजेंट है तो देश के खिलाफ काम कर रहा है ये इंसान, बिल्कुल। तो देश के खिलाफ काम कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग एक्शन भी तो कुछ सख्ती लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसी वजह से ये चीज को देखते हुए ना 1917 के अंदर पहली बार, उस समय जो डोगरा महाराज थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके द्वारा ये एनिमी ऑर्डिनेंस एक्ट लेके आया गया, एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस लाया गया। अब एक्चुअल में क्या होता था ना, ऑर्डिनेंस वर्ड ना एक्ट को ही बोला जाता है या लॉ को ही बोला जाता है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस एक तो वो होता है जो प्रधान आपके राष्ट्रपति जी या आपके गवर्नर साहब देते हैं अंडर आर्टिकल 123 एंड 213। मैं उसकी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर ना ऑर्डिनेंस का अर्थ ही एक तरह से लॉ की तरह यहाँ पे लिया गया है। तो वहीं से इस चीज को कंटिन्यू करते हुए 1917 के अंदर ये ऑर्डिनेंस आता है। समय समय के अंदर इसके अंदर बदलाव आते हैं। तो 2005 वाला ऑर्डिनेंस हमें देखने को मिलता है बदलावों के चक्कर में ही। 2019 में आप जानते हो आर्टिकल 370 लाया जाता है। आर्टिकल 370 लाने से ना बहुत सारी चीजें तो हट गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे जो आरपीसी था, रणबीर पेनल कोड, इसको रिप्लेस कर दिया गया आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के साथ। पर कुछ एक चीजें एग्जिस्ट करती रही, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस काम करता रहा, पब्लिक सेफ्टी एक्ट काम करता रहा, ठीक है। अब एक दो चीजें जो हमें इसके बारे में जाननी है, इसके फीचर्स हैं, वो ये हैं कि इनमें ना थोड़ी सी जो प्रोविजंस हैं, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत जो प्रोविजंस हैं, वो अपने आप में काफी मतलब ऐसी हैं, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी मतलब हमारी सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना होना चाहिए। तो हमने इसकी प्रोविजंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो ट्रायल होगा उसको स्पेशल जज यहाँ पे कंडक्ट करेंगे, जिनको अपॉइंट किया जाता है सरकार के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो यानी कि जो एक्यूज्ड होते हैं ना, वो किसी लॉयर के साथ एंगेज नहीं कर सकते अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हालांकि अगर कोर्ट परमिट कर दें तो ये चीज हो भी सकती है। तो आप नोटिस कर रहे हो, नॉर्मली हम यही बात करते हैं ना कि हर बंदा कोई ना कोई अपना लॉयर रख सकता है, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ आपके अगेंस्ट जो भी वर्डिक्ट आया, उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे अपील भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो जो स्पेशल जज का जो भी डिसीजन आया, उसको रिव्यू किया जा सकता है एक पर्सन के द्वारा, पर वो जो पर्सन होगा वो चूज कौन करेगी? वो सरकार ही चूज करेगी। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो हम इसके ऊपर किसकी केस की जो प्रोसीडिंग्स है, उसका पब्लिकेशन है, उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है। एंड अगर कोई तब भी इसको पब्लिश वगैरह करता है तो उसके अगेंस्ट भी हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल तक का एक्शन लिया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस वजह से ना हमने अपनी सिक्योरिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते। इस वजह से हमने इसकी प्रोविजंस को थोड़ा सा सख्त बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, अदरवाइज जो नॉर्मली हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे प्रोटेक्शन हमने लोगों को प्रोवाइड करे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 22 बात करता है कि जब भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि आपको किस बिना के ऊपर अरेस्ट किया गया है। आप लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपको एक फेयर ट्रायल मिलेगा, जस्ट ट्रायल मिलेगा, एंड आपको स्पीडी ट्रायल मिलेगा, जैसा कि हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला भी गया है। और साथ ही साथ ये आर्टिकल 14 और 21 का भी पार्ट है। प्लस एट द सेम टाइम आर्टिकल 39A के अंदर राइट टू फ्री लीगल एड भी है। तो ये सब चीजें डेफिनेटली लोगों को अवेलेबल हैं, पर हमने एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये सब चीजें बोली हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है देश की सिक्योरिटी की, ठीक है ना। तो इस सब चीजें यहाँ पर हम नहीं देते हैं एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब आप लोगों ने ना बहुत पिछले दिनों बोला कि सर पीवाईक्यू स्टार्ट करिए, पीवाईक्यू स्टार्ट करिए, तो बिल्कुल आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा।
इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। यूपीएससी ने इसी बार 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में, ये भी यूपीएससी ने इस बार ही पूछा था, तो डेफिनेटली आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट्स में बता सकते हो। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, और इसके अलावा आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर अगर मैं बताऊं तो देखो, हैदराबाद की बात करें ना, तो हैदराबाद म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि गैस्ट्रोनॉमी के लिए होता है। ठीक, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब फूड या उसके रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं उसको बोला जाता है। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट फॉर म्यूजिक। सेकंड आपका वाधवन पोर्ट की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट है। गंगा वाटर शेयरिंग जो ट्रीटी है वो इंडिया और नेपाल में नहीं बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में आपको देखने को मिलती है, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।